And one thing, let me tell you, wherever you are, whatever you are, the key to success is hard work and perseverance. Do not leave halfway anything. Don't do it half-heartedly. Put your heart and soul, and you shall be rewarded. Believe me. God bless you all. Jai Hind. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज आपको मर्चेंट नेवी के बारे में बताऊंगा कुछ एज ए करियर ऑप्शन। माय नेम इज मेरा नाम SPS ओबरॉय है और मैं एक मरीन चीफ इंजीनियर हूं। बीटेक करने के बाद मैंने 1977 में ट्रेनिंग करके सेलिंग शुरू करी एंड धीरे धीरे मैं एग्ज़ाम देके फिर चीफ इंजीनियर हो गया और तकरीबन 40 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है मेरे को मर्चेंट नेवी का। पिछले 10 साल से मैं रिक्रूटमेंट में हूं। मैं अपनी कंपनी के बारे में भी बताना चाहूंगा जिसका नाम है एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट। हांगकांग में बेस्ड है बट जो एक्चुअल नाम वो कहा जाता है वो एंग्लो ईस्टर्न ग्रुप है और एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट उसका एक भाग है। अब मर्चेंट नेवी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी क्योंकि मैं पूरे इंडिया में भी अभी ट्रैवल करता हूँ पिछले 10 साल से, स्कूल्स में प्रेजेंटेशन देने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी। बट मर्चेंट नेवी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो समझते हैं कि नेवी है। मैं सबसे पहले आपको एक बताना चाहूंगा कि मर्चेंट नेवी और नेवी में अंतर है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए जो नेवी होती है, जैसे हमारी इंडियन नेवी है, तो इंडियन नेवी का क्या काम है? इंडियन नेवी का काम है कि कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण करे समुद्र की साइड से, तो उसकी सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी है। किसी भी देश की होती है, US नेवी भी है, ब्रिटिश नेवी है और बहुत सारी कंट्रीज की भी नेवी है। वो देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। पर जो मर्चेंट नेवी है, मर्चेंट नेवी का काम है एक देश से दूसरे देश तक या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सामान को, प्रोडक्ट्स को लेके जाना। ये यातायात का एक साधन है जिसे मर्चेंट नेवी कहा जाता है। इसमें नेवी का कोई भाग नहीं है। ये एक प्योरली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, माल वाहक जिसे कहा जाता है। मान लीजिए बॉम्बे से, मुंबई से या चेन्नई से कुछ भी जो इंडिया में जो बना है उसको न्यूजीलैंड लेके जाना है या अमेरिका लेके जाना है, जर्मनी लेके जाना है, तो वो कैसे ले जाया जाएगा? वो
मर्चेंट नेवी के शिप्स पे ही जाएगा, क्योंकि जो छोटी चीजें होती हैं जिनका भार ज्यादा नहीं है वो तो बाय वे ऑफ एरोप्लेन से जा सकते हैं, बट जो बड़ी मशीनरी है या हैवी जो चीजें हैं वो एरोप्लेन से नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत वेट होने के कारण वो बहुत महंगा होगा। मान लीजिए किसी कंट्री में गेहूं चाहिए और भारत अगर गेहूं का निर्यात कर रहा है तो उसमें 100 किलो 200 किलो तक नहीं जाएगा, उसमें लाखों टन तक जो है वो शिप के, मर्चेंट नेवी के शिप के द्वारा ही भेजा जाता है। इसी तरह आपने कंटेनर्स देखे होंगे, जब आप कभी हाईवे पे होते हो तो ट्रक्स के ऊपर वो कलरफुल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, तो आप सोचते होंगे ये क्या लेके जा रहे हैं या क्या लेके आ रहे हैं। उनके अंदर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स भी रहते हैं। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र का अल्फांसो आपूस आम जगत प्रसिद्ध है, हम तो यहां पे खाते ही हैं। मान लो हम दिल्ली में बैठे हैं तो रत्नागिरी से या मुंबई से आपूस आम दिल्ली ट्रेन से लाया जा सकता है या बाय एरोप्लेन, बट आज की, जैसे ये जून का महीना है, खत्म हो रहा है, आपको दुबई में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, सिंगापुर में आपको आपूस मिल जाएगा। तो वो कैसे जाता है? वो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में जाता है। तो मर्चेंट नेवी का ये काम है, एक देश से दूसरे देश तक या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। एक देश हो गया, मान लीजिए जैसे भारत से कुछ सामान जर्मनी जा रहा है या न्यूयॉर्क अमेरिका जा रहा है। अब ये कंट्री के लिए भी जा रहा है और एक महाद्वीप से, जैसे भारत एशिया में है, वो अमेरिका में है न्यूयॉर्क, तो वहां पे जा रहा है। तो ये है मर्चेंट नेवी का काम। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी जैसे महाराष्ट्र का मैंने बताया, बहुत सारे फ्रूट, इवन आपके बेडेकर लोणचे, बेडेकर अचार मुंबई में मिलता है, पूरे इंडिया में मिलता है। बट आप कभी न्यूयॉर्क में जाओ, टोरंटो में जाओ, कनाडा में, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अर्जेंटीना, वहां पे आपको बेडेकर लोणचे मिल जाएंगे, आचार, क्योंकि सब देशों में भारतीय रहते हैं और उन्हें वो खाना पसंद है। तो आप कभी भी, आप न्यूयॉर्क में हो, आप सुपरमार्केट में जाओ, अचार के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे वो मिल जाएंगे। और भी आपके पार्ले जी के बिस्किट भी मिलेंगे। आपको धूप अगरबत्ती पूजा करने के लिए चाहिए, अगर आप लंदन में रहते हो या कहीं पे भी रहते हो विदेश में, वो आपको सब चीजें मिल जाती हैं। जैसे दीपावली का त्योहार है, अभी जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्योहार है गणेश चतुर्थी। बहुत सारे महाराष्ट्रियन जो है, महाराष्ट्र से या भारत के दूसरे भागों से लोग विदेशों में जगह जगह रहते हैं। तो उस दिन, गणेश चतुर्थी वाले दिन, वो पूजा तो करेंगे ही। पूजा के लिए अगरबत्ती भी चाहिए, और जब पूजा कर ली तो उसके बाद उनको मिठाई भी चाहिए। ये मिठाइयां बंगाल के रसगुल्ले, आपका ये बीकानेर वाला हल्दीराम की मिठाइयाँ, या बॉम्बे में आपके बहुत सारे हैं
ये सब मिठाइयां आपको वहां पे मिल जाती हैं। ये कैसे जाती हैं वहां पे? ये मर्चेंट नेवी के शिप्स उनको लेके जाते हैं। ये कंटेनर्स वाले शिप्स में जाती हैं। अब इंडिया हमारा जो कंट्री है आगे से आगे बढ़ रहा है। हम बहुत कुछ बनाते हैं, पर बहुत सारे देश हैं जहां पे उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयला है किसी के पास तेल है, या किसी के पास कॉपर का ओर है या आयरन ओर है, बट वो विकसित नहीं हुए हैं, वो ये चीजें नहीं बनाते हैं। भारत चूंकि बहुत विकसित हो चुका है, बट एक बात ध्यान में रखिए, भारत में हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है। थोड़ा सा असम में निकलता है, और कुछ आपने बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा, जो मुंबई महाराष्ट्र के तट से आगे 25-30 100 किलोमीटर तक जो भारत का जो ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, जो सी, वहां पे हम ONGC हम तेल निकाल सकते हैं, परंतु जितनी हमारी आवश्यकता होती है साल भर में, उसका 20% के करीब ही हम तेल हमें मिलता है। उसके अतिरिक्त जो हमें पूरे देश के लिए जो चाहिए, वो क्रूड ऑयल जो रहता है वो हमारे पास नहीं है, तो हमें दूसरे देशों से वो आयात करना पड़ता है, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान और बहुत सारे देश जिनके पास कच्चा तेल है। रिफाइनरीज हैं हमारे पास, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में भी हैं, आंध्र प्रदेश में भी रिफाइनरीज हैं, इवन उत्तर भारत में मथुरा और पानीपत में भी रिफाइनरीज हैं, परंतु उनके लिए जो कच्चा तेल हमें चाहिए वो हम कहां से लाएंगे? तो उसके लिए ये टैंकर्स होते हैं, दीज शिप्स, इनका नाम टैंकर होता है। फिर उसके बाद जो और भी दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो एक टाइप के शिप्स होते हैं जिन्हें टैंकर कहा जाता है। उनकी आगे बहुत कैटेगरीज हैं, और एक शिप होते हैं बल्क कैरियर्स, वो जो खुले में रहता है, खुला रहता है माल। जैसे हम किसी देश से आयरन ओर मंगा रहे हैं, वैसे आयरन ओर हम मंगाते नहीं, क्योंकि हमारे पास गोवा में बहुत आयरन ओर होता है। वहां पे जहाज आके वो आयरन ओर लाद के दूसरे देशों में जाते हैं, और इन शिप्स को बोलते हैं बल्क कैरियर। बल्क से मेरा अभिप्राय है कि जो खुला सामान रहता है। तो बल्क में क्या क्या आ सकता है? बल्क में मान लीजिए गेहूं है, चावल है, फर्टिलाइजर है, आयरन ओर, निकल ओर, कॉपर ओर, इवन शक्कर जो रहती है, वो भी ऐसे ही बड़े शिप्स में बल्क कैरियर्स हम उनको वो लेके आते जाते हैं। और ये जो बल्क कैरियर शिप्स हैं, ये कोई 1000 टन या 2000 या 5000 टन के नहीं लेके जाते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। ये एक बार में 4.5-5 लाख टन माल लेके जा सकते हैं। तो एक ये शिप्स हो गए जो मैंने बोला बल्क कैरियर। एक होते हैं जनरल कार्गो शिप्स, और ये जो बल्क कैरियर हैं
एक बहुत लंबे होते हैं, 3 फुटबॉल फील्ड्स से भी ज्यादा। जो आप फुटबॉल खेलते हो, जो आप देखते हो, जो फुटबॉल का ग्राउंड रहता है, उतने 3 की जितनी लेंथ होती है, ऐसे शिप्स बल्क कैरियर कहलाए जाते हैं। दूसरा शिप्स होते हैं जनरल कार्गो। मान लीजिए हम किसी कंट्री को कुछ चीजें, बड़ी वाली मशीनरी निर्यात कर रहे हैं, तो वो कैसे जाएंगे? तो इस जनरल कार्गो में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। बीच में मैंने आपसे बताया था कि एक कंटेनर शिप्स भी होते हैं, वो अलग प्रकार के होते हैं। उसमें छोटे शिप्स में 500, 1000 कंटेनर भी आ सकते हैं, और जो बहुत बड़े शिप हैं उन पे 20,000, 19,000, 20,000 शिप्स भी कैरी किए जा सकते हैं। मान लीजिए अभी जैसे दुबई में आजकल आपूस का मौसम है, गणेश चतुर्थी भी आ जाएगी, मिठाइयां जानी है, तो मुंबई से दुबई जाना है तो वो छोटा शिप होगा। उसमें कोई 100, 200, 500 कंटेनर तक सामान लाद के वो दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में छोड़ा जा सकता है। और वहां से कुछ हम मंगवा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर हैं, सेल फोन हैं, और बहुत सारी चीजें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट रहते हैं, वो भी हम कंटेनर शिप्स के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में लेके जाते हैं। कंटेनर शिप्स, जैसे मैंने आपसे बताया, ये आजकल जो नए शिप्स बने हैं, ये कम से कम 20,000 कंटेनर तक, 19 से 20,000 कंटेनर तक इनमें आ जाते हैं। तो एक कंटेनर शिप है, कहीं से चलेगा, जापान में या चाइना से, वहां पे उस पे कंटेनर जो अमेरिका जाना है, कोई कनाडा जाना है, कोई अर्जेंटीना में जाना है, ब्राजील में जाना है, वो उसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब कंटेनर उसमें लाद दिए जाते हैं। तो मान लीजिए जैसे जापान से एक शिप निकला, वो मलेशिया, इंडोनेशिया आ जाएगा, तो जापान से जो सामान कंटेनर्स में मलेशिया, इंडोनेशिया के लिए था, 1000 कंटेनर या 2000 कंटेनर, वो वहां पे निकाल दिए जाएंगे। और दूसरा मलेशिया से जो कंटेनर, मान लीजिए इंडिया जाना है या जर्मनी जाना है या फ्रांस जाना है, ये सब ऐसे कंटेनर्स उसमें लाद दिए जाते हैं। तो ये ऑल राउंड पूरे विश्व में ये घूमते हैं और सामान लेके जाते हैं। एक मेन कैटेगरी है। पहला मैंने बताया बल्क कैरियर्स, दूसरा बताया टैंकर्स, जिसमें कच्चा तेल आता जाता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, और एक होता है बल्क कैरियर्स, इसमें छोटे बड़े भी होते हैं। कोई बल्क कैरियर 50,000 टन का भी हो सकता है और 4 लाख टन का भी हो सकता है। उसके बाद आपको ये जानकारी होगी कि हम इंडिया में ले लैंड बसेस, ट्रक्स, टाटा ट्रक्स, मारुति कार्स, बहुत कुछ बनाते हैं। हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स, बजाज मोटर बाइक्स एंड स्कूटर्स, रॉयल एनफील्ड के स्कूटर्स, ये हम दूसरे देशों में कैसे भेजते हैं? इनके लिए कार कैरियर्स रहते हैं। मान लो अभी मारुति उद्योग की जो फैक्ट्री है वो गुड़गांव में है, दिल्ली के पास, और किसी एक अफ्रीकन कंट्री में उनको 4000 मारुति कार्स अगर चाहिए, 2000 टाटा ट्रक्स चाहिए सॉरी, तो ये कैसे उस देश में जाएंगे?
साउथ अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, वियतनाम और बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए कार कैरियर्स रहते हैं। तो ये है एक मर्चेंट नेवी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आज की इस समय में जो बड़ा डिफिकल्ट है, जब कोविड-19 का सब प्रकोप चला हुआ है, सब कुछ बंद हो गया था, बट एक सर्विस बंद नहीं हुई, मर्चेंट नेवी की। क्योंकि सब देशों में जो माल आ रहा था, जा रहा था, हमें भी चाहिए थे बहुत कुछ दवाइयां, बहुत कुछ चीजें, वो कैसे हमारे देश में आएंगी। तो मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकेगा ये। क्योंकि हर देश को, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं हमें आत्मनिर्भर होना है, एंड उसके पहले वो बोल रहे थे मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया से मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है कि हमारे पास इतनी तकनीकी नो हाउ है कि हम अपने भारत में बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बुलडोजर हैं, दवाइयां हैं, हैंडीक्राफ्ट्स एक एक कंट्री के हैं, एक एक स्टेट के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के, बेंगलोर के। ये सब चीजें उनका यही उनका जो मतलब है कहने का कि ये जो मेक इन इंडिया है, यानी वो दूसरे देशों की कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए आप हमारे हिंदुस्तान में ये चीजें बनाइए। जो हमें तो जरूरत है उनकी, पर हम अपने देश में बना के उनको दूसरे देशों में कैसे लेकर के जाएंगे, वो काम है मर्चेंट नेवी। सो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि मर्चेंट नेवी को नेवी के साथ कंपेयर मत करिए। नेवी जो देश, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए है, और जो मर्चेंट नेवी है वो सामान को ले जाने और लाने के लिए यूज की जाती है, किसी प्रकार का भी सामान हो। अब मर्चेंट नेवी में जाया कैसे जा सकता है, मर्चेंट नेवी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा। मर्चेंट नेवी में दो डिपार्टमेंट रहते हैं, एक है नेविगेशन का और एक है इंजीनियरिंग का। आप दोनों तरह से आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, पर जो पहले मैं एक बताऊंगा वो है आप 12वीं कक्षा के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, बट उसमें आपको सब्जेक्ट 11वीं में चूज करना होंगे। हर कोई मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकता है। सब्जेक्ट क्या चूज करने होंगे आपको, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट जो है PCM, ये अनिवार्य है। इसके बिना मर्चेंट नेवी में आप नहीं जा सकते। और अगर आप ये लेते हैं उसके बाद आप बीटेक करके भी मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। पर मेरी एडवाइस यही है कि इंजीनियरिंग करके इतना पैसा खर्च के 4 साल और उसके बाद जाना है मर्चेंट नेवी, तो इससे अच्छा है आप 12th के बाद जाइए। वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। बट एक बात फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें कॉमर्स वाले जैसे इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स ले लिया है या कुछ आर्ट्स के दूसरे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लिए हैं, वो भारत सरकार का नियंत्रण भी है। उसके बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बिना आप नहीं जा सकते। बोर्ड कोई भी हो, CBSE है, ICSE है या कोई भी स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है,
बंगाल बोर्ड है या केरला बोर्ड है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। बट एक बात मन में ये बिठा लीजिए कि अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना होगा और इंग्लिश अनिवार्य है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो, उसके बिना नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है मर्चेंट नेवी। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे जगत में मर्चेंट नेवी के शिप्स जाते हैं, तो उसमें इंग्लिश में बातचीत करना अनिवार्य है, उसके बिना नहीं होगा। अगर हम आपस में, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा है। महाराष्ट्र में मराठी है, आप हिंदी भी जानते हो, मराठी भी जानते हो, आप चूंकि आपकी मातृभाषा है। पर मर्चेंट नेवी में जाने के लिए इंग्लिश में बातचीत करना अनिवार्य है, एक चीज। और 3 सब्जेक्ट्स का चयन आपको अभी से करना होगा, वो मन बनाना होगा कि हाँ मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है और मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सब्जेक्ट्स लेने हैं। अब मैं आऊंगा कि आप कब जा सकते हो। आप 12वीं कक्षा में जैसे ही जाते हो और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, मैं एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट में काम करता हूं, मुझे 25 साल हो गए हैं और पिछले 10 साल से मैं रिक्रूटमेंट में हूं। तो एक हमारी वेबसाइट है www.angloeasterncollege.com। आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये है www.angloeasterncollege.com, और एक और हमारा आप मेल भेज के भी जानकारी ले सकते हो, careers.careers.com। पर सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप www.angloeasterncollege.com पे जाके क्लिक करें और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारी प्रणाली रहती है सिलेक्शन की, कैसे प्रणाली रहती है, जब आप 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हो और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट पे जाके DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेस के लिए आप क्लिक करके उस पे आप अपना नाम भर सकते हो। वो पूरा फॉर्म रहता है, आपका नाम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, कौन से प्रांत से हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सब भर के आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करते हो, आपको एक लिंक आ जाएगा, उसमें आपको 300 रुपये देके और अपना सेंटर चूज करना पड़ेगा। एपटेक के साथ एंग्लो ईस्टर्न का हमने किया हुआ है, तो आप वो एपटेक सेंटर, आप जो आपका नियरेस्ट है, बॉम्बे में है, गुजरात में है, नागपुर मेरे को ध्यान में नहीं है कि है कि नहीं, आप वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। कोई भी बच्चा जो 12वीं में जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ली है, वो ज्वाइन कर सकता है। बच्चियां भी ज्वाइन करती हैं। आपके मन में ये मन मत रखिए कि लड़कियां नहीं ज्वाइन कर सकती, लड़कियां भी ज्वाइन करती हैं। देयर आर बहुत सारी लेडीज जो हैं अभी कैप्टन्स हैं शिप। मैं आपको शुरू से पूरी प्रोसेस बताऊंगा। जब आपने ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो आपको, चूंकि आप महाराष्ट्र से हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स तो होना चाहिए, और हम रॉकेट साइंस का कुछ ऐसा नहीं पूछते हैं, बेसिक साइंस जो
8, 9, 10 में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, ऐसी चीजें जो कि मर्चेंट नेवी में यूज होती हैं उनके बारे में पूछेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 9 एंड 10 ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो हम आपको मेडिकल्स के लिए भेजेंगे। मेडिकल्स की मैं आपको क्वालिफिकेशंस बता देता हूं। हाइट आपकी 158 सेंटीमीटर या 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आर्मी के जैसे आप मर्चेंट नेवी में भी नहीं जा सकते। अगर आप सोचते हो कि आपको चश्मे नहीं है, ठीक, क्योंकि डॉक्टर जब पढ़ा के देखेगा तो अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो उसमें लेजिक सर्जरी अलाउड है। पर पीसीएम में आपके जो कम से कम मिनिमम मार्क्स 65% होना चाहिए, ये भी अति आवश्यक है। आपका मेडिकल भी हो गया, आप सिलेक्ट भी हो गए। उसके बाद एक भारत सरकार की एक यूनिवर्सिटी है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पास होना आपके लिए अति आवश्यक है, उसके बिना कोई नहीं जा सकता। ये हर बैच के लिए अलग से होता है। अभी चूंकि कोविड के कारण हमारा अगस्त का बैच थोड़ा डिले हो गया है, पर उसका जो चूंकि वो 2 महीने के बाद शुरू होगा और आईएमयू की रजिस्ट्रेशन अभी खुली हुई है, तो अगर आप में से कोई बच्चे सुन रहे हो जिन्होंने पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है, वो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। अब जब आप सिलेक्ट हो गए तो एक ट्रेनिंग कितना देर के लिए होती है, तो ये ट्रेनिंग है बेसिकली 6 सेमेस्टर्स की, 6 सेमेस्टर्स। 2 सेमेस्टर हमारी एकेडमी में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारी एकेडमी है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, AEMA, और ये करजत में है। करजत रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, लोनावला के पास, मुंबई से कुछ 70-80 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे हमारी एकेडमी है। हम साल में 240 बच्चों बच्चियों का बैच लेते हैं, 160 अगस्त में और 80 बच्चे फरवरी में। 240, उसके ऊपर हम कोई नहीं लेते हमारा। और सबसे अच्छी बात है कि 12वीं क्लास के बाद आप जब हमारी एकेडमी में आ जाते हो और आप पास आउट करते हो तो आपका जॉब निश्चित है, आपकी नौकरी निश्चित पक्की है। ऐसा नहीं है कि हम आपको ट्रेनिंग करा के आपको बोलेंगे अच्छा राम राम अभी जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। हम साल में, 1 वर्ष में 240 बच्चे लेते हैं। हाँ, उसमें कंडीशंस हैं कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग पूरा करनी होगी। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, इसमें खर्चा भी है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको सब बता रहा हूं। इसमें खर्चा है कि हमारी जो ट्रेनिंग जो है उसकी आज की डेट में तकरीबन 8 लाख रुपए 1 साल की फीस है, 8 लाख रुपीस। बहुत सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स साधन नहीं जुटा पाते हैं वो लोन भी ले सकते हैं, और ये 8 लाख एक साथ नहीं देना है। पहले आपको 40, आप सिलेक्ट हो गए, मेडिकल भी हो गया, आपको बस रेडी होना है तो 40,000 देना पड़ेंगे। फिर बैच ज्वाइन करने के पहले कुछ तकरीबन आपको 3.5 लाख रुपया, और जो रिमेनिंग है वो 4-5 महीने के बाद, बस यही फीस है। अब आप पूछोगे कि 2 सेमेस्टर तो कर लिए तो हम कहां जाएंगे? वो हमारा काम है। 100%
बच्चों को जॉब मिलेगा, हम आपको छोड़ नहीं देंगे। फिर जब पास होते हो तो उसमें भी है कि ऐसा नहीं है, कॉलेज जो एकेडमी है इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है, जैसे कि एक मिलिट्री एकेडमी में रहता है। बड़े अनुशासन में रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और ये 8 लाख जो फीस है इसमें खाना पीना रहना सब शामिल है, अलग से कुछ नहीं होगा। तो जब आपने ट्रेनिंग खत्म कर ली, उसके बाद कंपनी अपने खर्चे पे आपको एक जहाज पे भेजेगी। कौन सा शिप होगा ये मैं नहीं कह सकता, पर उस समय जहां पे भी, क्योंकि हमारी इस कंपनी के पास 600 के ऊपर शिप्स हैं, 600 शिप्स के ऊपर हैं, तो हमें बच्चे को कहीं और प्लेस करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हम अपने बच्चे सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं को ट्रेन करते हैं और उन्हीं को ही 100% जॉब देते हैं। तो मान लीजिए आप हमारी एकेडमी से पास हुए, थोड़े से और छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं और आपकी पोस्टिंग हो गई कि आपका शिप कनाडा में है, तो कंपनी आपको कनाडा जाने की टिकट देगी। वहां पे आपको कोई आके जहाज पे चढ़ाएगा। जहाज में हमारी कंपनी में 600 जहाज हैं, दूसरी देशों के भी लोग काम करते हैं, जैसे कि यूक्रेन के हैं, युगोस्लाविया के हैं, क्या बोलते हैं इसको आप, श्रीलंकन भी हैं, बांग्लादेशी थोड़े बहुत मिल जाएंगे, चाइनीज हैं। पर जो इंडियन शिप्स, उसमें तकरीबन 70% शिप पे इंडियंस काम करते हैं। तो आपको शिप पे भी इंडियंस खाने मिलेंगे। आपको ये नहीं होगा कि मैं खाने के लिए मैं क्या खाऊंगा, नूडल्स खाएंगे या ऐसे जंक फूड, नहीं। हमारे पास शिप पे ट्रेन कुक रहता है। ओनली 22 शिप पे जो नाविक रहते हैं उसमें कैप्टन, चीफ इंजीनियर नीचे और छोटे कुक्स और सब मिला के। तो आप शिप पे, अब आपके 2 सेमेस्टर हमारी एकेडमी में हो गए, 3 सेमेस्टर आपको जो 6-6 महीने के हैं वो हमारे शिप्स पे करना होगा। आप एक शिप पे जाओगे, 4-5 महीने रहोगे, फिर घर आ जाओगे, फिर आपको दूसरे शिप पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। शिप पे जाके आप काम वहीं पे रहोगे। शिप आपने अगर कनाडा में ज्वाइन किया और अगले दिन वो जर्मनी चला जाता है, जर्मनी से अर्जेंटीना चला जाएगा, अर्जेंटीना से सिंगापुर आ जाएगा, आप शिप पे ही रहोगे। खाना पीना रहना सब फ्री है शिप। आप काम करोगे, काम सीखोगे और विदेश भ्रमण भी करोगे आप। और आपको जो एज लिमिट मैंने नहीं बताई जो आपकी है, उसमें नॉर्मली जब आप 12वीं कक्षा से पास करते हो तो आपकी एज लिमिट है, आप 17 साल के होगे, पर मिनिमम 17 साल होना चाहिए। 17 से 24 साल तक है, पर 24 वाले फिर बच्चे ट्रेनिंग में दिक्कत आती है। कोई 18 का भी हो सकता है, कोई बीएससी करके भी आप जा सकते हो। अगर आप 12वीं के बाद चूक गए तो आप बीएससी भी कर सकते हो। बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में, आपका फिजिक्स मैथ्स किसी में भी करके वो भी जा सकते हो। और आप जब शिप पे जाओगे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने 12th अपनी करी, आप 18 साल के हो, साल की ट्रेनिंग के बाद आप 19 साल शिप पे जाते हो तो आपको $500 स्टाइपेंड भी मिलेगा। तकरीबन 35,000 रुपये आपको ये स्टाइपेंड मिलता है। और धीरे धीरे आप अपने ऐसे शिप पे 3 सेमेस्टर करके, उसके बाद आपका 4 महीने का जो लास्ट सेमेस्टर रहता है, आप उसमें आपको कंपलसरी है ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं सेकेंड मेट फंक्शंस कोर्स। आप जब कर लेते हो तो आप भारत सरकार के डीजी शिपिंग के अंतर्गत जो एक सेकेंड मेट का एग्जाम रहता है वो आपको पास करना होगा। और जब आप पास कर लेते हो तो आप शिप पे 3rd ऑफिसर के रैंक में जाओगे।
आप सर्टिफाइड ऑफिसर हो जाओगे। आपको बीएससी की डिग्री, बीएससी इन नॉटिकल साइंसेज डिग्री भी मिलेगी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के थ्रू। इस प्रोसेस में तकरीबन 4-4.5 साल लग जाते हैं। मान लो आप 12वीं से निकले, 2020 में निकले और 2024 तक आपका सब टाइम पूरा हो जाएगा। आप कितने साल के हो, 23-24 साल के हो, तब आपकी सैलरी हो जाती है कितनी, 1.5-2 लाख रुपया दर महीना। आप 23 साल के हो, आप 3rd ऑफिसर हो शिप पे, आपने मेहनत करी, पढ़ के आगे निकले, एग्जाम भी पास कर लिया 2nd मेट का, आप एक नीचे लोअर रैंक पे जाओगे तो आपकी सैलरी हो जाती है 1.5-2 लाख रुपया एक महीना। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं उनको इनकम टैक्स की छूट। ये भारत सरकार का इनकम टैक्स का नियम है कि जो भी कोई व्यक्ति विदेश में काम करता है और साल में 6 महीने के ऊपर भारत से बाहर रहता है, उसको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो उसका मतलब क्या, आपकी अगर सैलरी 2 लाख रुपए है, आप उसमें से 1% भी इनकम टैक्स नहीं दोगे। ये इस काम का सबसे बड़ा फायदा है। आप यंग हो, 23-24 साल के हो, आप 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे हो, आपको 6 महीने आपने काम किया, 2 लाख आपकी सैलरी है, तो 12 लाख रुपया पॉकेट में, नो टैक्स। आप 2-3 महीने घर में रहो, फिर कंपनी को बोलो, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न अपने जो स्टाफ है, सेलिंग स्टाफ है, उनका ध्यान रखती है। हमें हर बार पिछले 13-14 साल से भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट है, उनसे अवार्ड भी मिलता है। एंग्लो ईस्टर्न, आप गूगल करके देखिए एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट, आपको सब उसमें मालूम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप एग्जाम पास करते 12-13 साल में आप कैप्टन बन जाते हो, जहाज के, शिप के कैप्टन। और कैप्टन की जो प्रति माह या पर मंथ जो सैलरी है, कम से कम 5.5-6 लाख रुपए है। और सैलरी आपकी डॉलर्स में मिलती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जैसे आजकल डॉलर 70 रुपए के ऊपर है, कभी 68 भी आ सकता है, कभी 75 भी जा सकता है। ये आप एक ध्यान में रखिए कि 12-13 साल आप कौन सी जगह में जाओगे, कहां पे जाओगे जो आप इतनी सैलरी ले सकते हो। आप 34-35 साल के हो, आप कैप्टन बन गए जहाज के, अब बढ़िया से बढ़िया घर खरीद सकते हो, मुंबई में, नागपुर में, माथेरान में और लोनावला में या पुणे में, जहां भी आपको रहना है। और रिटायरमेंट एज नहीं है इसमें, मिनिमम रिटायरमेंट जो मैक्सिमम एज है, आप 65 इयर्स तक इसमें काम कर सकते हो, अगर इफ यू आर मेडिकली फिट। क्योंकि हर बार आप शिप पे जाते हो, आपका पूर्ण रूप से मेडिकल होता है, ये बहुत जरूरी है। तो एक अच्छा करियर है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैं यही आपको इसके बारे में बता रहा था। तो अभी तकरीबन लगभग 45 मिनट हो रहे हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके। मेडिकल के बारे में मैं एक बोल सकता हूं कि आपको डिसेबिलिटी कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो कभी आपकी उंगली किसी बचपन में किसी एक्सीडेंट से कट गई या कुछ ऐसा, तो आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो, आप नहीं ज्वाइन कर सकते। जो मेन है 3, एक तो आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए, 5 फीट 2 इंचेस। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर आप
कलर ब्लाइंड हो तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते। और अगर आपके मन में कभी विचार आए, कभी आप इंजीनियरिंग में आपका बड़ा रुझान है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो केवल आप बीटेक मैकेनिकल करिए, उसके बाद भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। पर अपने एक्सपीरियंस और बेसिस के ऊपर मैं आपसे यही मेरा सुझाव है कि जब ज्वाइन करना है तो 4 या 5 साल के बाद क्यों। आप खुद से सोचिए, क्योंकि बीटेक आपकी फ्री में नहीं हो जाएगी। किसी भी कॉलेज में आप जाते हो सरकारी, अगर एनआईटी वगैरह में आपको एडमिशन मिल जाती है तो भी 5-6 लाख रुपया तो लगता ही है। और अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो 15 से 20 लाख रुपया भी खर्चा हो सकता है। मेरे कलीग आपके नागपुर में डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे भी जाते हैं हम, वहां से बच्चे लेते हैं बीटेक मैकेनिकल के बाद। पर मेरा सुझाव है बच्चों कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो 12वीं के बाद ही आप ज्वाइन करिए, दूर का छोड़ दीजिए। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मर्चेंट नेवी जो मेरे से पूछा जा रहा है, मर्चेंट नेवी में ठीक है कोई एक्सीडेंट होता है, उसका तो मैं बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, पर एक देयर इज अ मरीन पोल्यूशन है, उसमें मर्चेंट नेवी में मार्पोल के अंडर बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं। उसमें एक तो ऑयल तो है ही है, वन इज ऑयल पोल्यूशन, इवन उसमें स्मोक पोल्यूशन भी गिनी जाती है, वो भी है। सीवेज ट्रीटमेंट भी जो है, हम तो सीवेज भी नहीं पानी में डिस्चार्ज कर सकते। अगर किसी कंट्री में आपने सीवेज डिस्चार्ज कर दी तो उसमें भी आपको बहुत फाइन है। हाँ, और दूसरा, वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स आर देयर ऑन द willfully pumping out the oil. It's a very, very long chapter, and within the time frame it will not be possible to this thing answer all the queries, but be assured that they do happen, and especially in countries like all the practically every countries, if it is proved that कि अगर ऑयल पोल्यूशन आपके शिप से हुई है तो उसमें कैप्टन और चीफ इंजीनियर को जेल हो जाती है, और जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइन होते हैं वो अलग से। एंग्लो ईस्टर्न में और बहुत सारी कंपनियों में भी अभी है कि हम जब कोई भी नाविक जो शिप पे व्हेन दे आर जॉइनिंग ऑन द शिप, वी एज ए कैप्टन और ए चीफ इंजीनियर और टू द lowermost rank, we have to give a declaration that we will not be a party to any, हम किसी किस्म का भी what you call it pollution नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उसमें कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। Okay, the next question is, what are the positions candidates can join for? The eligibility criteria for deck cadets is that you must be having your class 12 pass certificate with physics, chemistry and maths. These 3 things I started at the beginning only. I emphasized you cannot take with physics, chemistry and biology, you cannot join. Yes, very few students, sometimes they take both the subjects, that is physics, chemistry and what you call it biology and maths. So you can join then on the basis of physics, chemistry and maths. Minimum percentage for Anglo-Eastern is PCM 65%. Physics, chemistry and maths is 65%. English speaking skills, at the very beginning I said, if you cannot converse well in English, you can improve upon it and then you can join.
And then there is a process in our company, or for that matter any other company. I don't know what is their process. We have a process of online test. You can visit our website, which is for the Anglo-Eastern College, Anglo-Eastern Maritime Academy, which is at Karjat. The website is www.angloeasterncollege.com, and you can look for DNS, Diploma in Nautical Sciences. All this thing you will get about it, all the how the training is given and what all. And criteria wise, I said age as set by the Government of India is 17 years to 24 years. You can join after BSc also. Sometimes parents insist, वो बोलते हैं कि आप BSc करके जाओ, डिग्री होना चाहिए. कोई जरूरी नहीं है. Once you join after class 12, after your successful completion of second mates exam, you are awarded with the BSc in Applied Nautical Sciences degree by the Indian Maritime University, which is the Government of India established university. Highest qualification when I say for Merchant Navy is class 12 pass. It's just class 12, any board, but you must have physics, chemistry and maths as subjects. If you have taken commerce and economics or something and other things, humanities, because everything is under the control of Government of India. You must have heard of DGCA these days. Over a period of time, you see Directorate General of Civil Aviation. This comes under the Ministry of Civil Aviation, Government of India. This is Directorate. Similarly, under the Ministry of Shipping and Transport, there is one DG Shipping. So these rules are set as per the international standards. So no other subject is will do. Only physics, chemistry and maths. Okay, Nitiraj, you have done already GP rating. I don't know, where did you do it from? You can apply to Anglo-Eastern. Let's see if they can, because I am not in Fleet Personnel Department and I don't look after this recruitment. From next year at our academy, we are going to start GP rating from next year, 2021. For the time being, we do require seamen and we go and take them from T.S. Rahman and that Nusi campus in Goa. English, okay, good question. English percentage should be 60%, 60. Either in class 10 or 12. Whichever is higher, we take that. Let's say in your class 10, your English percentage is 65, and for some reason or the other in your class 12 you scored 58%. That doesn't matter. We will look at the class 10 English percentage. Service period. Now the service period is better. Normally the contract offered is 6 months for officers. In our times it used to be 12 months. I'm talking about 40 years ago or whatever. But presently the contract is offered is 6 months plus -1. Because ships are not like a Bombay local train, one after the other stations keep on coming and you get down wherever you wish. Sometimes it is not feasible for the new joiners to be connected in that country and for you to be repatriated to India, and at times it becomes very expensive also. Let's say if the ship is in Argentina and your contract is finished, aapke 6 mahine ho gaye, to send a person from Argentina is very, very expensive. One person's ticket may be $2,500 to $3,000.
So in that case, the company gives you contract of 6 months plus minus 1. For senior officers, that is captain and chief engineers, it is 4 months. And cadets normally when they go for the first training, they stay for 4-5 months. What are the challenges I faced? It's a tough life. The biggest challenge was, okay, adaptability is one thing which all must have, and more so in the case of shippies, जैसे हम अपने आप को बोलते हैं, merchant navy guys, adaptability. We are very adaptable. In my times, there was no what you call it, no computers, no emails, no cell phones, no WhatsApp. So that was very difficult, because even I remember my somewhere in 1980 or something, if somebody sends me, post me a letter on the 1st of July, I'll be happy if I would get it by October, after 3 months. We were cut off from the world. But now these days, these challenges are not there. You are connected, you have good connectivity, and you can send emails and all. You have your cell phones. The moment you reach within the territorial waters or where you get the signal, you can talk to your folks. Khane ki bhi now in Anglo-Eastern, much emphasis is given, it's pressed upon that the food must be good. So we got very good quality of food. We have trained cooks, and regardless of any, don't think that if one is vegetarian, तो हम क्या करेंगे? For vegetarians, proper meals are there. Non-vegetarians, they can eat anything. But if the vegetarian biryani is made on a Sunday or any other occasion, there is a vegetarian biryani as well. And these days now you get ready-mix dosas and all and everything. So everything is, food is excellent in Anglo-Eastern. I can say that because I sailed on Anglo-Eastern ships from 1995 to 2010. 15 साल मैंने सेल किया, मुझे घर के खाने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई. One question is, what are the subjects one should focus on to clear the exam? Okay, that's also a good question. The clear the exam online test of Anglo-Eastern. This is a normal, it's not rocket science. So whatever you study in class 12, वही पूछा जाता है. कुछ rocket science नहीं है, SAT level है. Neither I can say कि it is JEE mains or advanced level. No, it is normal. What you study in class 11 and 12. Cut off and up. Because we have some number of test papers. Generally, their cutoff is from 45 to 52. You may get whichever paper. If your cutoff is 50, the test paper cutoff is 50, and if you have scored more than 50, you are fine. Even if you score 1 or 2 marks less, no problems. But if you have scored less, then at the time of the interview, you must prove it, and what you call it, the interview is basic, normal, reasoning and analytical skills, trigonometry, a bit of mensuration, your ratio proportion questions, and all the basic laws of science, because they are used in merchant navy, right from Archimedes' principle. The ships float on that principle, Bernoulli's theorem, Boyle's law, Charles' law, Pascal's law, everything. Their practical application, a clear understanding should be there. So it's not a rocket science that one can't clear. Okay. About scholarship, no, there is no scholarship. Neither there is a SC/ST quota. No, it is purely on merit. Yeah. The girls' fees is less. As I said, approximately 8 lakh rupees, 7.8 for boys, and girls it is I think about 1 lakh
less than, so that for girls' fees is less. Yeah, what are the jobs available onshore? Well, that's a tricky question. Well, I'll be very honest to answer this question. While answering this question, if you have any plans for leaving it halfway, then please do not join. If you are looking at a horizon of 12, 13 years, that means you enter as a deck cadet, become a captain. Then jobs are galore. There is no dearth of it. No dearth of it. In between, because of some happenings, mishaps, misfortune or something, something comes across in your life and you have to quit, then it is a bit difficult to, So this thing is, if you have a long-term goal, a horizon of at least 12 to 15 years, if you join as a deck cadet, become captain. If you join as a junior engineer, become chief engineer. Then there is no looking back. Yeah. Nitin Yadav. Okay. Again, this question is there. GP rating. We normally for GP rating we select from T.S. Rahman and NUSI campus in Goa. Apart from that, those who have done GP rating, I'm sorry, it is very difficult unless until you have someone who is related to you through blood, then his recommendation may do. And for this purpose only, at our Anglo-Eastern Academy Karjat, we are starting GP rating next year, not this year. Okay, there is another question about the recruitment process of Anglo-Eastern if course done from other colleges of Marine. No, because you see, though we have 600 ships, 600 plus ships, and we train our own cadets, 240, we have to place them also. Mind it. Because we assure them that your job is there. Now, if we take 240 candidates every year, 160 in August and the remaining in February or something, and in the meantime we start taking candidates from others, so where we are going to place our candidates? Where is our job assurance? Sorry, we do not take any candidates who have done their courses from other colleges or marine training institutes. Okay, then thank you very much for the session. I would like to end now. God bless you. And one thing, let me tell you, wherever you are, whatever you are, the key to success is hard work and perseverance. Do not leave halfway anything. Don't do it half-heartedly. Put your heart and soul, and you shall be rewarded. Believe me. God bless you all. Jai Hind.